नमस्कार, मैं शालिनी स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल द क्लासिकल स्टोरीज में। आइए सुनते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी की लिखी कहानी दो साथी। आनंद और विनय दोनों बचपन के साथी थे। प्राइमरी पाठशाला से लेकर हाई स्कूल तक दोनों ने साथ साथ पढ़ा था। अब साथ ही साथ दोनों कॉलेज आए थे। दोनों में गाढ़ी मैत्री थी, परंतु साथ ही साथ विचार की भिन्नता काफी थी। दोनों का स्वभाव बिल्कुल भिन्न था। आनंद पूर्व था तो विनय पश्चिम। आनंद अपने नाम के अनुरूप ही आनंद प्रिय था। स्वभाव से वो उदार, साह खर्च, प्रेमी, मिलनसार और कुछ कुछ अभिमानी था। रुपयों का उसके पास कोई मूल ही ना था। जिस दिन उसके पास मनी ऑर्डर आता, उसी दिन से लगातार वो तब तक खर्च करता जब तक उसके रुपए खत्म न हो जाते। वो लगातार दोस्तों की खातिर करता। इसमें बहुत सा रुपया व्यर्थ उठ जाता। उसे इसकी याद ही ना रहती कि कॉलेज की फीस अभी बाकी है और अन्य 10 खर्च भी हैं जो महीने भर तक लगे रहेंगे। दूसरे विद्यार्थियों से दूने रुपए पास आने पर भी उसके ऊपर हर महीने होटल वाले और पान वाले की उधारी चढ़ी रहती थी। उसके साथ उठने बैठने वाले लड़कों में से ऐसा कोई भी न था जिस पर आनंद ने कुछ न कुछ कभी खर्च न किया हो। इसके विपरीत विनय मितभाषी, संयमी, कम खर्च और सीधे स्वभाव का था। वो कम बोलता लेकिन अनुभव अधिक करता था। फूक फूक कर पैर रखने की उसकी आदत थी। उसके पास गिने चुने ही पैसे आते थे जिसे उसे पूरा महीना चलाना पड़ता। किसी का एक पैसा भी उस पर उधार न था। हजार तकलीफ में भी होने पर वो एक पैसा उधार न लेता। उसके मित्रों की संख्या काफी सीमित थी। बीए पास होने के बाद दोनों को भविष्य की चिंता थी। अंत में 2 वर्ष तक और साथ रहेंगे, इस आशा के सहारे एक दिन दोनों ने लॉ कॉलेज में नाम लिखवाया। लॉ कॉलेज के प्रोफेसर डे की लड़की मैट्रिक की परीक्षा की तैयारी कर रही थी। गणित में वो कुछ कमजोर थी। एक ट्यूटर की आवश्यकता थी। विनय गणित का एक मेधावी विद्यार्थी रह चुका था, अतएव उसे ये ट्यूशन मिल गई। कुछ समय बाद उसे दो और विद्यार्थी गणित के पढ़ाने को मिल गए। उसे 40 रुपए माहवार मिलने लगे। प्रोफेसर डे की पत्नी क्रिश्चियन थी। पति पत्नी दोनों ने अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया था। प्रोफेसर डे बंगाली हिंदू ही रहे। वो मूर्ति पूजा करके रोज नियम से कृष्ण की उपासना करते और उनकी पत्नी इतवार को गिरजे जाती। उनकी लड़की मीरा का झुकाव हिंदू धर्म की ओर था। माँ उससे मैरी और पिता मीरा कहते। मीरा पिता की तरह मूर्ति उपासना करती और उसके दोनों छोटे भाई माँ के साथ गिरजे जाते थे। मीरा का झुकाव हिंदू धर्म की ओर देखकर उसकी माँ प्रायः कुपित रहती थी। उसे गंवार, बेवकूफ इत्यादि संबोधन से पुकारा करती। माँ बेटी में बहुत अंतर था। माँ स्कर्ट पहनती तो बेटी साड़ी। माँ के बाल अगर कटे थे तो मीरा के बाल लंबे लंबे लहराया करते। माँ उसे बिल्कुल न चाहती थी। मीरा जब कभी बाहर निकलती तो पिता के साथ, माँ के साथ वो कहीं न जाती। मीरा अपने मास्टर से गणित के अलावा उनके धर्म, संस्कृत और आचार विचार की बहुत सी बातें पूछती और उन्हीं के अनुसार अपने दैनिक जीवन को बनाकर आदर्श हिंदू रमणी कहलाने का मधुर स्वप्न देखा करती। ईसाई माँ की बेटी होकर भी हिंदू धर्म के प्रति मीरा की आसक्ति और श्रद्धा देखकर विनय किस दिन से उसे चाहने लगा। किस दिन चुपके ही चुपके इस भोली भाली नन्ही सी पवित्र आत्मा ने विनय के हृदय में अपने लिए स्थान बना लिया। विनय ये कभी न जाना और ना ही जानने का उसने प्रयत्न किया। गुरु और शिष्या के भाव से एक दूसरे को देखते थे, किंतु इस जिज्ञासु बालिका के प्रति विनय के हृदय में जो आदर और स्नेह के भाव अंकुरित थे, उन्हें वो छिपा न सका। प्रायः आनंद से एकांत में बात करते समय इस परिवार की चर्चा उठती और उस बातचीत के अंदर से चतुर आनंद ये तथ्य निकाल लेता कि विनय अपनी शिष्या के प्रति ऊंचे और प्रेम के भाव रखता है। धीरे धीरे आनंद के हृदय में इस लड़की को एक बार देखने की प्रबल उत्कंठा जाग पड़ी। पहले तो उसने इस उत्कंठा को दबाने का प्रयत्न किया, फिर सोचा एक बार देखने या मिलने में कोई पाप नहीं। उसने अपनी इच्छा विनय पर प्रकट की।
दोनों मित्रों की राय थी कि देखने लायक वस्तु है, देखने में कोई हर्ज नहीं, हर्ज ना देखने में ही है। शाम को जब विनय पढ़ाने जा रहा था, तब आनंद उसके साथ था। प्रोफेसर डे कहीं गए हुए थे। बाहरी बारामदा में मिसेस डे से इन लोगों की मुलाकात हुई। विनय परिचय करा रहा था। उसी समय मीरा भी वहां पहुंची। कुछ गर्व के साथ उसने कहा, आप हैं मीरा देवी, जिन्हें मैं गणित पढ़ाता हूँ। मीरा चुपचाप खड़ी रही। किसी तीसरे व्यक्ति के सामने बात करने में संकोच हो रहा था। मिसेस डे ने पुत्री की ओर देखकर कटु स्वर में कहा, मैरी, मिस्टर आनंद से सेकंड करो। साधारण शिष्टाचार का भी तुम्हें ज्ञान नहीं? एक क्षण माता की ओर देखकर मीरा ने अपने दोनों हाथ जोड़कर आनंद से कहा, नमस्ते। नमस्ते, उत्तर मिला। क्षण भर मीरा ने आनंद को देखा और अपनी अध्ययनशाला की ओर चल पड़ी। विनय के चले जाने के पश्चात आनंद और मिसेस डे में बातें होने लगी। 1 घंटे बाद मीरा को पढ़ाकर विनय बरामदे में आया तो वो देखता है आनंद और मिसेस डे इस प्रकार घुल मिलकर बातें कर रहे हैं मानो बरसों से एक दूसरे से परिचित हैं। वैसे आनंद का स्वभाव कुछ था ही ऐसा। वो लोगों से बड़ी जल्दी घुल मिल जाता था, विशेषकर स्त्रियां। स्त्रियां तो उसके स्वभाव से बहुत प्रभावित होती। वो स्त्रियों के प्रति इतना आदर, इतनी श्रद्धा और इतना सम्मान प्रदर्शित करता कि पहली मुलाकात में ही हर एक मिलने जुलने वाली स्त्री उसे आदर्श पुरुष की श्रेणी में स्थान दे देती। इन पिछले 6 महीने में विनय और मिसेस डे में सिवाय नमस्ते के और किसी शब्द का विनिमय न हुआ, पर आनंद ने एक ही दिन में अपना इतना प्रभाव कर लिया। जब दोनों उठकर चलने लगे तो मिसेस डे ने उसे दूसरे दिन के लिए आमंत्रित किया। आनंद ने गर्व भरी आंखों से विनय को देखा। विनय मुस्कुरा दिया। कुछ दूर तक आने के बाद आनंद विनय से बोला, मूर्ख राज, 6 महीने तक आकर भी तुम मास्टर के मास्टर ही रहे और बंदे ने एक ही दिन में मित्रता का नाता जोड़ लिया। बधाई देता हूं तुम्हें, पर मैं तो मास्टर की सीमा के आगे बढ़ना ही नहीं चाहता। विनय ने हंसकर कहा, सीमा के आगे बढ़ने के लिए जौहर चाहिए। जौहर क्या समझे? उस जौहर की ना तो मुझे आवश्यकता है और ना ही कभी आएगा। दृढ़ निश्चय से हंसते हुए विनय ने उत्तर दिया। मीरा मैट्रिक पास हो गई थी। अब पिता की इच्छा के अनुसार विनय से संस्कृत पढ़ने लगी। आनंद भी डे परिवार का एक व्यक्ति सा हो गया। विनय का अधिक समय इस परिवार के साथ ही बीतता। परिवार के छोटे से लेकर बड़ों तक में स्नेह सा हो गया। बिना पढ़ाए भी प्रोफेसर डे के यहाँ विनय का अधिकांश समय बीतता है। मिस्टर डे का विनय पर बहुत स्नेह है। वो उसे अपने पास बुलाकर उससे बातें करते हैं। कभी कभी उनके हृदय का गहरा विषाद और असंतोष एक दीर्घ निश्वास के साथ बाहर निकल पड़ने को मचल उठता है। मीरा की प्रशंसा बहुत करते हैं और उसके साथ ही उसके भविष्य की चिंता में एक गहरी सांस भी छोड़ देते हैं। बात ही बात में एक दिन उन्होंने मीरा की विवाह के बारे में कहा। तुम जानते हो विनय, मीरा की माँ क्रिश्चियन है, किंतु मेरी लड़की हिंदू धर्म मानती है। मैं मीरा का विवाह एक पढ़े लिखे और ऊंचे विचारों वाले लड़के से करना चाहता हूँ। धन की मुझे फिक्र नहीं, मेरे पास संपत्ति है जिसमें से आधी मैं लड़की को दूंगा। प्रोफेसर डे की आंतरिक इच्छा विनय से ही मीरा का विवाह करने की थी। इस प्रकार परोक्ष रूप से प्रस्ताव करके उन्होंने विनय के हृदय की था लेनी चाहिए। विनय असमंजस में पड़ गया। उसने सरलता पूर्वक विश्वास दिलाते हुए कहा, आप चिंता न कीजिए, मीरा के लिए मैं 1-2 दिन में ही आपकी इच्छा अनुसार सुयोग्य वर ढूंढकर बताऊंगा। विनय विचारों में डूबता उतराता चला जा रहा था। उसने निश्चय किया था कि वह स्वयं मीरा से विवाह कर लेगा। वो मीरा को अच्छी तरह जानता था और उसे ये भी महसूस होता था कि वो और मीरा दोनों एक दूसरे के निकट आते जा रहे हैं। उसने सोचा, मुझे मीरा के समान शायद ही अच्छी लड़की मिले। रही बात बूढ़ी माँ की, मैं उन्हें सब समझा दूंगा। निश्चय पक्का हो गया था। रात को आनंद देर से लौटा। विनय सो गया था। उस दिन सवेरे से ही कुछ ऐसी बातचीत हो गई कि दोनों अलग अलग हुए तो शाम को ही मिले, वो भी मिसेस डे के मकान पर। जब विनय मीरा को पढ़ाने लगा तो उसकी मानसिक अवस्था ठीक न थी। वो आज मीरा को और ही भाव से देख रहा था।
प्रायः वो सोच में डूबा रहता और मीरा के कोई प्रश्न पूछने पर चौंक जाता था। पुस्तक उठाते समय अचानक मीरा का हाथ उसके हाथ से छू गया। विनय सिहर उठा। मीरा ने जाना, आज मास्टर साहब का पढ़ाने का मन नहीं है। बोली, मास्टर साहब आज किसी गहरी चिंता में है, रहने दीजिए, कल पढ़ाइएगा। पुस्तकें समेटकर उसने एक तरफ रख दी। ठीक कहती हो मीरा, सचमुच आज मेरा जी नहीं लग रहा, कल पढ़ा दूंगा। प्रोफेसर साहब हैं क्या? विनय ने पकड़े जाते देखकर कहा। मीरा ने भीतर आकर पान रखते हुए कहा, पिताजी कहीं गए हैं, अभी आते होंगे। विनय एक बार साहस करके मीरा से विवाह के बारे में सहमत लेना चाहता था, किंतु साहस न कर सका। उसने अनायास ही मीरा से प्रश्न किया, अच्छा मीरा, तुमने भविष्य में अपने लिए क्या निश्चय किया है? अभी मैं क्या निश्चय करूंगी, पिताजी तो हैं। परंतु फिर भी इतना निश्चय है कि मेरी जीवन यात्रा एक हिंदू नारी के उच्चतम आदर्शों को लेकर ही प्रारंभ होगी। विनय ने संतोष की सांस ली। प्रोफेसर साहब आए नहीं, काफी देर हो गई थी, अतएव वो चल पड़ा। फाटक पर ही आनंद से उसकी मुलाकात हुई। विनय ने उसे अंदर जाने से रोककर, कहते हुए कि उसे किसी विषय पर आनंद से परामर्श करना है, घसीटकर अपने साथ ले लिया। दोनों अपने कमरे में जा बैठे। विनय ने कल से लेकर आज तक की सब घटनाएं आनंद से सुना डाली और साथ ही मीरा से विवाह करने का अपना निश्चय भी। सारी बात को जानने पर भी आनंद के मुख पर एक भी उत्साहवर्धक शब्द न निकला। विनय को आश्चर्य हुआ। उसने आनंद की ओर देखा। उसका चेहरा स्याह पड़ा हुआ था। विनय घबराकर बोला, क्या बात है आनंद, साफ साफ कहो। तुम्हें ये बात पसंद ना हो तो मैं विवाह न करूंगा, उन्हें कोई दूसरा वर खोज दूंगा। आनंद उत्तर न दे सका, खाट पर चुपचाप लेट गया। विनय स्टोव जलाकर चाय तैयार करने लगा। चाय पीने के बाद कुछ संयम होकर आनंद बोला, तुम्हें इस सफलता के लिए बधाई देता हूं विनय, पर एक बात है, तुमने तो कर्तव्यवश मीरा से विवाह करने का निश्चय किया है, किंतु मुझे मालूम होता है कि मैं मीरा के बिना नहीं जी सकूंगा। मैं जो उस परिवार के साथ इतना समय व्यतीत करता था, वो मिसेस डे और उनके बच्चों के लिए नहीं, मीरा का आकर्षण मुझे वहां खींच ले जाता था। किंतु तुमने मुझसे ये सब कहा क्यों नहीं? कैसे कहता? अपनी दुर्बलता प्रकट करने में कभी कभी संकोच होता है। फिर तुम क्या चाहते थे? आखिर मीरा को कैसे प्राप्त करते? विनय ने प्रश्न किया। पहले तो उसके माता पिता के सम्मुख विवाह का प्रस्ताव रखता। यदि वो नहीं मानते तो मीरा को जबरन अपने साथ भगा ले जाता। क्या तुम आशा करते हो कि मीरा तुम्हारे साथ भाग जाने को तैयार होगी? कभी उससे प्रेम दर्शाया है? विनय ने जरा तेज होते हुए पूछा। प्रेम दर्शाने के लिए कभी अवसर ही ना मिला। पर अब इन बातों को जाने दो। मीरा के साथ तुम सुखी रहो विनय, ये मेरी कामना है। पर पर तुम्हें दुखी बनाकर मैं खुश नहीं रह सकूंगा। तुम्हारा सुख मेरा सुख है, तुम्हारा दुख मेरा दुख है। विनय ने अधीर होते हुए कहा। अब उपाय ही क्या है? आनंद कह उठा। घबराओ नहीं आनंद, उपाय है। मीरा के पिता से अभी मैंने कुछ नहीं कहा, उन्हें तुम्हारा नाम सुझा दूंगा। कहते हुए विनय ने गहरी सांस ली और पलंग पर लेट गया। सवेरे से विनय ने जिस सोने के संसार की रचना की थी, वो एक हल्के से हवा के झोंके में गिरकर मिट्टी में मिल गया। दोनों बड़ी देर तक चुपचाप खड़े रहे। अचानक आनंद बोल उठा, नहीं विनय, ये नहीं होगा। यदि तुम मीरा को सचमुच प्यार करते हो तो मैं तुम्हारे सुख के रास्ते में कांटा ना बनूंगा। विनय गंभीरता से बोला, मीरा को मैं प्यार करता हूं या नहीं, सवाल ये नहीं है। सच बात तो ये है कि तुम्हें नहीं दुखी देख सकता। मुझ में कष्ट सहने की क्षमता है, तुम में नहीं। अंत में यही निश्चय हुआ कि विनय आनंद का नाम प्रोफेसर डे को सुझाएगा। इसके बाद आनंद हल्की तबीयत से सो गया। विनय रात भर तड़पता रहा। सुबह चाय के समय दोनों फिर साथ बैठे। विनय के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उसने आनंद से कहा, आनंद, तुम्हारे लिए मैं मीरा को त्याग करके भी मीरा को सहज भुला न सकूंगा। इसीलिए उचित ये है
कि तुम्हारे विवाह से पहले मैं यहाँ से कहीं चला जाऊं। जाने से पहले मैं मीरा को कुछ उपहार दे जाऊंगा। उसमें तो तुम्हें कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। कुछ ठहर कर फिर उसने कहा, एक बात और आनंद, इसे कभी मत भूलना। देखो, मीरा को कभी किसी प्रकार का कष्ट न देना। अगर मुझे मालूम हुआ कि तुमने उसे किसी प्रकार का भी कष्ट दिया है तो मैं दोस्ती भूल जाऊंगा। तुमसे उसका बदला लिए बिना ना रहूंगा। इसे मजाक ना समझना। मैं बहुत सोच समझ कर कह रहा हूं। किंतु विनय, तुम्हें खोकर क्या मीरा के साथ मैं सुख से रह सकूंगा? तुम्हारा अभाव तो मुझे कदम कदम पर खटकेगा। आनंद के स्वर में पीड़ा का आभास था। कॉलेज के जीवन के बाद तो हमें अलग होना ही पड़ता। इसके लिए दिल को कमजोर ना बनाओ। पर एक बार तुम मुझसे कह दो, मीरा को कभी कष्ट न दूंगा। विनय का गला भर आया। विनय, मीरा को कभी किसी प्रकार का कष्ट न होने दूंगा। आनंद आगे कुछ न कह सका। आंखें भर आई उसकी। शाम को जाकर विनय ने प्रोफेसर डे से मीरा के लिए आनंद का नाम सुझाया। प्रोफेसर डे के चेहरे पर प्रसन्नता न दिख सकी जिसकी आशा विनय को थी। साथ ही विनय ने कहा, मैं किसी आवश्यक कार्य से बाहर जा रहा हूँ, जल्दी ही लौट आऊंगा। विनय वहां से उठकर मीरा के पास गया। मीरा पढ़ने की प्रतीक्षा में बैठी थी। विनय ने अपने को संभालते हुए कहा, मीरा, मैं आज भी तुम्हें ना पढ़ा सकूंगा। मैं जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ। कब लौटूंगा कह नहीं सकता। मैं तुम्हारे लिए कुछ पुस्तकें लाया हूँ, इन्हें ध्यान से पढ़ना और समझना। आवाज में एक दर्द था, एक अनुग्रह था। मीरा के सामने किताबों का ढेर लगाकर एक अंगूठी मीरा की उंगली में पहनाते हुए बोला, इसे कभी उंगली से अलग न करना। मैं कहीं भी रहूं, इससे मेरी आत्मा को संतोष होगा। उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना वो तेजी से कमरे से बाहर चला गया। मीरा उठ आई। वो कुछ पूछना चाहती थी, पर तब तक साइकिल उठाकर विनय बहुत दूर जा चुका था। लौटकर मीरा ने देखा, अंगूठी पर मीरा गुदा हुआ था और किताबों पर सुंदर सुंदर अक्षरों में विनय की कलम से उसका नाम लिखा था। किताबें ऊंचे दर्जे के भारतीय साहित्य और हिंदू धर्म से संबंध रखने वाली थी। विनय का आज का व्यवहार भोली भाली मीरा न समझ सकी। यदि एक बार भी विनय की ओर आंख उठाकर देखती तो उसके दिल का दर्द मीरा को समझ में आ जाता। पर मीरा को इतनी समझ कहाँ थी। मीरा इसी चिंता में उदास बैठी थी कि आनंद आ गया। मीरा का जी कुछ हल्का हुआ। उसने सोचा, इससे विनय के बारे में कुछ जान सकूंगी। आते ही पूछा, क्या आप लोग घर जा रहे हैं? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, कहते हुए आनंद अपनी जगह पर बैठ गया। किसने कहा तुमसे? उसने मीरा से प्रश्न किया। बेचारी मीरा क्या कहती, चुप रह गई। कुछ क्षण बाद बोली, परीक्षा हो गई है, इसीलिए पूछा था। हम लोग कब जाएंगे ये तो विनय तय करेगा, आनंद ने कहा। और जाने से पहले तुमसे कहकर जाएंगे। इतना कहकर वो कुछ मुस्कुराया। मीरा कुछ आगे ना कह सकी। मिसेस डे ने चाय के लिए सबको बुला लिया। उस दिन आनंद ने बहुत देर तक मिसेस डे के बंगले पर विनय की प्रतीक्षा की। प्रोफेसर साहब के आने पर ही उसे मालूम हुआ कि विनय आकर चला गया। घबराकर आनंद अपने निवास की ओर तेजी से बढ़ा। उसे संदेह होने लगा कि शायद अब विनय उसे कभी न मिल पाएगा। संदेह सच निकला। कमरा खाली था। मेज पर एक लिफाफा पड़ा था। झपट कर आनंद ने उसे उठा लिया। देखा लिखावट विनय की ही थी। सांस रोककर पढ़ना शुरू किया। आनंद भाई, मैं जा रहा हूँ। जाते समय तुमसे मिल ना सका, इसका मुझे बहुत दुख है। मेरी चिंता ना करना, मैं सदा तुम्हारा मित्र हूं और रहूंगा। मीरा की रक्षा भली भांति करना, उसे किसी प्रकार का कष्ट न होने देना। तुम्हारा अपना विनय। पत्र समाप्त होते ही आनंद को ऐसा लगा कि वो खड़ा न रह सकेगा। वो खाट पर गिर पड़ा और बालकों की भांति फूट फूट कर रोने लगा। न जाने कितनी देर तक रोता रहा। बार बार उसके दिमाग में यही प्रश्न उठता, मीरा के लिए उसने कितना गहरा मूल्य चुकाया है। उसका बचपन का साथी,
छात्र जीवन की अंतिम घड़ियों का साथी, उसका बाल बंधु विनय आज उसे अकेला छोड़कर चला गया। आज ही समझ पाया कि विनय को कितना प्यार करता था। न जाने किस अशुभ घड़ी में वो प्रोफेसर डे के घर गया था। वहां मीरा रूपी दीवार आकर दोनों मित्रों के बीच में खड़ी हो गई। वो इस प्रकार एक अनिश्चित अनजाने समय के लिए अलग हो गए। अगर उसे अभी विनय मिल जाए तो वो विनय से कह दे, छोड़ो ये सब, मीरा का अब ध्यान भी ना करेंगे हम लोग। अब तक जैसे रहते थे वैसे ही रहेंगे। मीरा क्या, संसार की कोई भी शक्ति हम दोनों को अलग ना कर सकेगी। किंतु ये विचार केवल विचार ही रह गए। जिस समय दुखी होकर आनंद इस प्रकार रो रहा था, उसी समय विनय का विषाद से ओतप्रोत शरीर रेल पर बैठा हवा के साथ उड़ा जा रहा था। कहाँ जाएगा, क्या करेगा, विनय कुछ न जानता था। वो तो केवल आनंद से दूर, मीरा से दूर किसी अनिश्चित स्थान में जा रहा था। जब तक वो अपने हृदय की सारी दुर्बलताओं को धोकर बहा न देगा, तब तक विनय ना तो मीरा से मिलेगा और ना ही आनंद से। आनंद उसका मित्र है, मीरा आनंद की पत्नी। विनय दोनों की मंगल कामना करता है। मीरा और आनंद के विवाह को आज 5 साल हो गए। मीरा अब 2 संतानों की माँ है। पहला लड़का 3.5 साल का और दूसरा 1.5 साल का है। पिछले साल से इस छोटे से परिवार पर बड़ा ही आर्थिक संकट उपस्थित हो गया। विवाह के समय आनंद को दहेज के तौर पर 10,000 रुपए प्रोफेसर डे से मिले थे, साथ ही रहने को एक बंगला भी। किंतु पास में रुपया होने और कोई रोक टोक न होने के कारण फिजूल खर्ची होने लगी। आनंद की आदतें और भी बिगड़ गईं। परिणाम ये हुआ कि 5 साल में 5 रुपए भी ना शेष रह सके। ईसाई मत की बेटी से विवाह करने के कारण परिवार वालों ने आनंद का बहिष्कार कर दिया था। इधर 2 साल हुए, प्रोफेसर डे ने भी इस संसार को छोड़ दिया। मिसेस डे ने एक एग्लो इंडियन से पुनर्विवाह कर लिया, इसलिए आनंद को आर्थिक सहायता कहीं से न मिल सकी। मीरा के जेवर, कीमती उपहारों को बेच बेचकर किसी प्रकार घर का काम चलता था। पहले प्रोफेसर डे और मीरा के बहुत आग्रह करने पर भी आनंद ने वकालत नहीं की। अब मुश्किल थी, 150 रुपए कहाँ से आए। नौकरी के लिए बहुत कोशिश की, पर कहीं ऐसी नौकरी न मिली जिसे वो अपनी मर्यादा की योग्य समझता। इस बीच उसमें बुरी आदतें और बढ़ गईं। शराब से वैसे भी घृणा न थी, अब ज्यों-ज्यों बुरी आदतें बढ़ी, शराब से प्रेम बढ़ता गया। आर्थिक कठिनाइयों के साथ साथ शराब पीने की सहूलियत बढ़ती गई। पहले वो रात को ही पीता था, अब तो 24 घंटे से 1 घंटा भी ऐसा न था जो शराब पीने के लिए उपयुक्त न हो। हालत यहाँ तक बिगड़ी कि घर में स्त्री बच्चों को भोजन की व्यवस्था से पहले उसे बोतल की चाह लगी रहती। कभी कभी दिन और रात वो जाने कहाँ बिता देता और घर आने पर मीरा से रुपए की फरमाइश करता। बात फरमाइश पर समाप्त ना हो जाती, मारपीट, गाली गलौज तक नौबत पहुंचती। लज्जा के मारे मीरा कुछ न बोलती। जब तक गहने या कोई बेचने वाला सामान उसके पास रहा, तब तक देती रही, पर अब कुछ भी शेष ना था। यहाँ तक कि उसने अपनी कुछ साड़ियां भी आनंद को उठाकर दे दी। किंतु पीने के बाद आनंद की तृष्णा और बढ़ जाती थी। ना तो उसमें विवेक रह जाता था और ना ही बुद्धि। नशे में वो भूल जाता था कि मीरा कहाँ से पैसा लाए। पैसों के लिए वो उसे डांटता, उससे लड़ता और कभी कभी बड़ी निर्दयता से मारता। ये बात ना थी कि नशा उतरने पर उसे अपनी इस नीच कृत्यों पर ग्लानि न हो। नशे में जो आनंद ज्वालामुखी बन जाता था, वही नशा उतरने पर मीरा से क्षमा मांगता, शराब ना पीने का वादा करता और वादे पर 2-4 दिन ही कायम रहता। परंतु हाथ में कुछ भी पैसा आया, आनंद फिर शराब का साथी और बाद में पशु से गया बीता हो जाता। इधर कई दिनों से मीरा की अंगूठी पर झगड़ा चल रहा था, जो विनय ने उपहार स्वरूप दी थी। आनंद अंगूठी बेचना चाहता था और मीरा उसे देती न थी। मीरा के जीवन में कटुता को बढ़ाने में मिसेस डे का पुनर्विवाह एक नए अध्याय के रूप में खुल गया था। उसे बात बात पर आनंद ताने देता, आखिर वो भी अपनी माँ की बेटी है।
उसने प्रोफेसर डे को मारकर दूसरी शादी कर ली। तू मुझे मारकर वही करेगी। इसीलिए तो अंगूठी नहीं दे रही है। उस पर इतना प्रेम है। मीरा ने जबान पर ताला डाल रखा था। हृदय पत्थर का बना रखा था। सब कुछ सुनती, सब कुछ सहती, पर जवाब न देती। इसी अंगूठी के पीछे एक दिन आनंद झगड़ा करके चला गया। 2 दिन तक घर के छोटे छोटे बच्चे भूख से रोते रहे। किस माँ का हृदय चूर चूर न होगा। मकान के नीचे कुछ किराएदार रहते थे। महीना पूरा होने को था। मीरा ने सोचा कि कुछ रुपया किराए से मांग लो, पर जब खबर भेजी गई तो पता चला किराया आनंद पहले ही ले चुके हैं। विनय एक कॉलेज में गणित के प्रोफेसर हो गए थे। इधर कई दिनों से उनकी अंतरात्मा अपने मित्र आनंद और मीरा से मिलने के लिए आतुर हो रही थी। वो अपनी दुर्बलताओं पर विजय पा चुके थे, अतएव वो बिछड़े हुओं से मिलने चल पड़े। मोटर से ही यात्रा करने का निश्चय किया। विवाह से पहले जो बंगला प्रोफेसर डे मीरा को देने वाले थे वहां पहुंच गया। उसको लोगों से पता मालूम हो गया था। उसने सोचा, बिना सूचना दिए चुपके चुपके जाकर उन्हें आश्चर्य में डाल दूंगा। चोरों की तरह जीने पर चढ़कर जब विनय ऊपर पहुंचा तो देखा छज्जे पर दोनों बच्चे बैठे हैं। दहली पर जीने की तरफ पीठ किए मीरा बैठी है। सामने थोड़े भुने चने पड़े हैं। उन्हें छील छील कर बच्चों को खिला रही है। विनय स्तंभ सा खड़ा रह गया। वो वही मीरा है और ये मेरे आनंद का निवास स्थान है। उसने फिर सोचा, मैंने गलती तो नहीं की। इतने में ही मीरा ने जो पीछे देखा तो खड़ी हो गई। स्वाभाविक हंसी के साथ बोली, मास्टर साहब आप हैं, आइए तो। बहुत दिनों के बाद हम लोगों की याद आई। कुर्सी पर बैठते हुए विनय ने पूछा, आनंद कहाँ है? मीरा क्या जवाब दे, उसका चेहरा उतर गया। अपनी फटी धोती संभालती हुई बोली, बाहर गए हैं, अभी आते होंगे। ठहर कर उसने कहा, हाँ देखिए, मैंने आपकी अंगूठी कभी उंगली से नहीं उतारी, फिर भी आप हम लोगों को भूल गए। विनय ने पूछा, ये बच्चे तुम्हारे हैं? उसने सरसरी तौर से मकान के चारों ओर नजर डाली। मकान का पुराना वैभव अब अपनी आखिरी अवस्था में था। भीषण गरीबी इन सब का उपहास करती हुई हंस रही थी। इसी समय छोटे बच्चे के सामने का छिला हुआ चना खत्म हो जाता है और वो भूख के मारे चिल्लाने लगता है। मीरा चना छील छील कर खिलाने लगी। बच्चे ने चने फेंक दिए और दूध मांगा। मीरा आश्वासन दे सकी, दूध नहीं है। बच्चा मचल पड़ा। बड़े लड़के ने उसे समझाते हुए कहा, माँ को तंग न करो, दूध नहीं है। विनय परिस्थिति समझ चुका था और जब उसने ये करुण दृश्य देखा तो अभी आध घंटे में आता हूँ कहकर तेजी से सीढ़ी से उतर गया। बाजार की ओर बढ़ा। विनय के जाने के कुछ देर बाद ही आनंद आया, शराब में झूमता हुआ, उन्मत्त। उसने मीरा से खाना मांगा। बेचारी मीरा क्या देती, घर में कुछ था ही नहीं। विवेक तो दूर की बात, बुद्धि भी नशे में चूर हो जाती है। आनंद ने आओ देखा न ताओ, पास ही रखी कैंची उठाकर मीरा को मारी। कैंची मीरा के सिर में जोर से लगी, खून की धार बह निकली। आनंद खाट पर गिरकर बड़बड़ाने लगा, गरीब घर की है ना, चने खाने को देती है, मैं घोड़ा हूं जो चने खाऊंगा। उन्मत्त आनंद क्या जाने कि वो चने भी मीरा ने अपने दोनों बच्चों की भूख शांत करने के लिए उधार लिए थे। विनय ने आकर दूसरा ही दृश्य देखा। खून से सनी मीरा बड़े बच्चे का हाथ पकड़े छोटे को गोद में लिए एक तरफ खड़ी है। आनंद आंखें बंद किए खाट पर पड़ा बड़बड़ा रहा है। मिठाई और फलों की टोकरी विनय ने फर्श पर रख दी। आवाज सुनकर आनंद ने आंखें खोली। विनय को देखते ही फट पड़ा, ओहो, तुम हो विनय, तुम ही ने इसका दिमाग बिगाड़ रखा है। चोरी से मिलने आते हो, शर्म नहीं लगती मेरे सामने आने में? विनय ने देखा आनंद होश में नहीं है, आंखें आग उगल रही हैं। वो सामने से हट गया। आनंद ने बाज की तरह झपट कर विनय का गला पकड़ लिया और गुस्से में बोला,
उसकी तो खोपड़ी फोड़ दी है, अब तुम्हें भी मजा चखाए देता हूँ। विनय ने किसी तरह अपने को उसके पंजे से छुड़ाया और दरवाजे के पास खड़ा हो गया। आनंद, बात तो सुनो, उसने भारी आवाज में कहा। घायल शेर की भांति आनंद बोला, बात बात पीछे होगी, पहले ये लो खाने को, कहकर उसकी ओर झपटा। विनय सामने से हट गया। आनंद आवेग और नशे में अपने को संभाल न सका, छज्जे से नीचे सड़क पर जा गिरा। उसका सिर फट गया। बेहोश आनंद को उठाकर विनय और कुछ पड़ोसी ऊपर लाए। 6 घंटे के उपचार के बाद आनंद को होश आया। नशा खत्म हो चला था। विनय को देखकर उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। विनय, क्षमा करो विनय, गरीब मीरा को मैंने बहुत सताया है। आनंद ने मीरा की ओर देखा। उसकी आंखों में क्षमा की प्रार्थना थी। विनय कुछ कह ना सका, आंखें भर आईं। आनंद ने अपने पुराने प्रेम में घुलकर कहा, छी विनय, रो मत, मेरा तो अंत ऐसा ही होने वाला था। शराब ने मुझे कहीं का न रखा। सब कुछ समझता हुआ भी मैं शराब पीना न छोड़ सका। विनय, थोड़ी ब्रांडी पिलाओ, मेरी शक्ति जीर्ण होती जा रही है। मुझे तुमसे बहुत सी बातें कहनी है। मीरा ने आनंद को थोड़ी सी ब्रांडी पिलाई। आनंद ने मीरा का हाथ पकड़ लिया। मीरा जमीन में गड़ सी गई। उसने कहना शुरू किया, विनय भाई, एक बार तुमने मुझसे कहा था ना, मीरा को कोई कष्ट न होने पाए, परंतु मैं तुम्हारे अनुरोध की रक्षा न कर सका। आज मैं तुम्हें अपने दोनों बच्चे और मीरा को सौंपता हूँ। इन्होंने जीवन में कष्ट ही देखे हैं, इन्हें किसी प्रकार का दुख अब ना होने देना। विश्वास दिलाओ, मैं शांति से मर सकूंगा। उसकी शक्ति क्षीण हो रही थी, हाथ पांव ठंडे पड़ते जा रहे थे। वो स्थिर दृष्टि से विनय की ओर देखे जा रहा था। विनय अपने को संभाल न सका, आनंद की छाती से चिपट कर रो पड़ा। आनंद, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते हो, मैं तुम्हारे बिना जी ना सकूंगा, उसने सिसकते हुए कहा। आनंद की आंखें छलछला रही थी। तुम्हें जीना पड़ेगा विनय, मेरे बच्चों के लिए, मीरा के लिए। आनंद आगे कुछ न कह सका। पथराई हुई आंखों से गंगा बह गई। आप सुन रहे थे सुभद्रा कुमारी चौहान की कहानी दो साथी। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।